बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बड़ी धुआंधार समाअत थी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आज हक़ अदा किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इलेक्शन कमीशन और निगरान पंजाब हुकूमत के जो झूठ हैं वो बेनकाब हुए हैं। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बल्ले के निशान के हवाले से जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें सुबह सवेरे एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि काजी फ़ाज़ीसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने समाअत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त में जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 22 दिसंबर को एक फ़ैसला आता है लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाती है। इलेक्शन कमीशन कागजी कार्रवाई करता है। तमाम जो हुकाम हैं उनको वो एक लेटर लिख के अपनी जान छुड़वा लेता है। आज बड़ा वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लतीफ़ खान खोसा उसमें वकील थे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी अदालतों में जो केस सामने रखने का एक तरीक़ाकार है वो बहुत अहम होता है। आप अगर ज़ुबानी बातें करें या पॉलिटिकल बातें करें, अदालतें उनको नहीं सुनती। अदालतें मेरिट के ऊपर बात करती हैं। और वो बेंच, जिस बेंच से आपको वैसे ही बहुत कम उम्मीद होती है रिलीफ की, तो वहाँ आपको बड़े तगड़े तरीके से डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी कमरे अदालत में मौजूद थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान हल्फी भी लगाए हुए थे। अब 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो पता नहीं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बता पा रही, और वो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के हमारे कितने कागजात नामजदगी जमा हुए, कितने रिटर्निंग अफसरान ने उसको मुस्तरद किया, और अब अपीलों में किस रेशो से हमारे कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। ये बताने के लिए कि जनाबे वाला ये हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और ये हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, और इस तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी और हमारे लोगों को पकड़ा गया और सारा कुछ किया गया। कोई फैक्ट, कोई फिगर्स नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट को आज भी वो लिख के लाए हैं कि इनके 77% जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं दे सके। हालांकि उनकी अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर पता नहीं क्या मसला है इनको और क्या क्यों नहीं तैयारी कर रहे। दूसरी अहम बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी 3 MPO के नोटिफिकेशन जारी हुए, इन लोगों की जानिब से जो अब RO लगे बैठे हैं उसको भी अलग से एक पूरा चार्ट बनाना था और उसमें बताना था कि किस किस ज़िला में, किस किस सूबे में कितने हुए हैं और किस तरीके से अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया, और किस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो वो फैसले लगाएं कि अदालतें कह रही हैं कि ये ज़्यादती कर रहे हैं। फिर रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों पर जो अदालतों के फ़ैसले आ रहे हैं वो साथ लगाएं कि किस तरीके से इंतखाबात के लिए रोका जा रहा है। तो ये जो फिगर्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, और ये बात की जा रही है जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जी जुल्म हो रहा है, जी जुल्म हो रहा है। किसी को कोई शक नहीं है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों के सामने आप बैठे हैं, पिछली दफ़ा सिर्फ एक लेटर था, उस लेटर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा रिलीफ मिल गया था। तो आपको, चूँकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी बार बार पूछ रहे थे और मुसर्रत हिलाली साहिबा भी, तो हमारा इस हवाले से दूसरी बात यह है कि जब आप किसी वकील को बोलने नहीं देते, आप उसको आर्गूमेंट्स नहीं करने देते, तो भले वो क्यों कितना अच्छा वकील क्यों ना हो, वो अपनी बात नहीं बता सकता। उसको अगर बात करने की इजाज़त भी ना हो तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी वकला की आदत है वो उस मामले पे ज़रूर सोचेगी। और चूँकि इसके ऊपर आपको बताना इस वजह से ज़रूरी था कि एक सोशल मीडिया पर PTI की लीगल टीम के हवाले से, PTI के अपने ही जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, तो उनकी तनकीद कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है, और दूसरी जानिब जो हमारा अदालती रवैया है वो भी जो हमें जो डेकोरम है या रवायात हैं उसके बरक्स है। PTI वकला लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन और एडवोकेट जनरल पंजाब रोस्टर पर मौजूद थे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन और दूसरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जमा करवाई है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा किया कि हमने इलेक्शन कमीशन के ख़त पर आपको नोटिस जारी किया था। PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप लोगों के 1195 कागजात नामजदगी जमा हुए। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जवाब आपने देखा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा ने इस्तफ़सार किया कि हमें बताएं रिपोर्ट में क्या गलत है। अब जब 2 दिन पहले रिपोर्ट जमा हो गई थी और रिपोर्ट आपको मिल गई, जब मीडिया पे आ गई तो आपको भी मिल गई, तो आप आज ही उसका जवाब जमा करवाते। जब आपको पता है आपके लिए एक एक दिन इतना कीमती है,
آج آپ نے ریٹن ان رپورٹس کو ریبٹل کیوں نہیں کیا, آپ نے ریبٹ کیوں نہیں کیا, مسترد کیوں نہیں کیا ریٹن فارم میں جو چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی. یہ بہت بڑا میں اس کو بلنڈر کہوں گا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے رپورٹ جمع کروائی ہے. قاضی فیض حسن نے استفسار کیا کہ میں بتائیں رپورٹ میں کیا غلط ہے, رپورٹ پر اعتراضات ہیں تو تحریری طور پر آپ نے جمع کروائی ہیں. لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا کہ جس وجہ سے رپورٹ مانگی گئی اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا گیا. محمد علی مظہر نے الیکشن کمیشن رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل نے آپ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں. چیف جسٹس نے کہا پھر آپ چاہتے کیا ہیں, پھر کہہ دیں کہ آپ کے 100% کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے, یہ کورٹ آف لا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پھر آپ چاہتے کیا ہیں. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پھر کہہ دیں کہ آپ کے 100% کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن قانون کے مطابق جو نہیں کر رہا وہ عدالت کو بتائیں, یا آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں ہے, یا پھر وجوہات بتائیں. چیف جسٹس نے کہا اگر آپ عدالت سے کوئی حکم چاہتے ہیں تو وہ بتائیں جو ہم کر دیں. آپ اپنے دکھڑے نہ روئیں بلکہ بتائیں کہ یہ ریلیف چاہیے, آپ کس جماعت کے امیدوار ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں. چیف جسٹس نے کہا کیا آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. لطیف کھوسہ نے کہا جی کافی عرصہ سے پیپلز پارٹی میں نے چھوڑ دی ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں, ہمیں پوچھنے سے روک دیتے ہیں, اس طرح کریں عدالت حکم آپ خود ہی لکھوا دیں. بار بار لطیف کھوسہ اور قاضی فیض صاحب کے درمیان یہ معاملہ بنتا رہا. لطیف کھوسہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کے رہنما پر ایم پی او نہیں لگا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون سمیت سب سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی پوری حکومت ہمارے خلاف تھی. چیف جسٹس نے کہا اب تو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے, تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے درخواست مقرر کر دیں. چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے پی ٹی آئی کی بلے کے نشان سے متعلق درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کروا دی, اور ساتھ ہی حامد خان صاحب کو کہا کہ وہ آ کے پیش ہو جائیں. چیف جسٹس نے کہا آپ ہاں یا نہ میں بتائیں, الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے, یہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں, پارلیمان نے ہی بنائے ہیں یہ ادارے, ان اداروں کی قدر کریں, اگر ان کی جانب سے بیان کیے گئے حقائق غلط ہیں تو تردید کریں. چیف جسٹس نے کہا آپ کے الزامات پر تردیدی جواب آ جاتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں, ہم کسی کی انتخابی مہم نہیں چلا رہے, دفعہ 144 اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا, صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ میرے منشی سے سپریم کورٹ میں دستاویزات چھینی گئیں. لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا کہ اس کے واقعہ کا آپ کو بھی علم ہے. چیف جسٹس نے کہا مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے. یہ منشی کیا ہوتا ہے, وکیل یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے, منشی کو تو چیمبر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, آپ کے کسی منشی کی درخواست میں نہیں سنوں گا. لطیف کھوسہ نے کہا جسٹس سردار طارق مسعود کے سامنے بھی منشی والا معاملہ آیا تھا. چیف جسٹس نے کہا جو ججز یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, ہمارے سامنے کچھ دائر ہوگا تو ہم اسے دیکھیں گے. لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا پلان ہے, عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن جا کے اڈیالہ جیل میں ان پر فرد جرم عائد کر رہا ہے. تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی سنی جا رہی ہیں, کیس لگوانا ہے, اٹھ کر عدالت بھی نہیں آنا, تو یہ کیا طریقہ ہوا. حامد خان صاحب کا کہا کہ وہ لائبریری میں بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں جی کیس لگ جائے تو آ کے بتائیں تو صحیح کیا کیس ہے. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا کہ آپ اس کیس کا بتائیں کیا کرنا ہے. لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دے دیں, الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر میں جواب جمع کروا دوں گا. چیف جسٹس نے اس کا جو فیصلہ لکھوایا. سپریم کورٹ نے بلے کے نشان سے متعلق حامد خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا, لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ درخواست تھی توہین عدالت کی, اس پر جو تحریری حکم نامہ جاری کیا اس میں کہا کہ لطیف کھوسہ نے 2-3 دن مانگے ہم سے جواب جمع کروانے کے لیے. جب یہ سوال کیا کہ آپ نے تحریری جواب کتنے دن میں جمع کروانا ہے تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے تحریری جواب 2-3 دن میں ہم جمع کروا دیں گے. تو وہ تھرسڈے یا فرائیڈے بنتا تھا, تو عدالت نے کیس کی سماعت کو سوموار کے لیے 15 جنوری کے لیے ملتوی کیا. عدالت نے کہا کہ 15 جنوری تک آپ اپنے جمع کروائیں اور آپ اپنا جو تحریری جواب ہے وہ جمع کروائیں, اور وہ جمع کروانے کے بعد پھر ہم اس کو میرٹ کے اوپر دیکھ لیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف جب تک جو پروفیشنل وکلا ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ عدالت کو کر سکتے ہیں, اب تک صرف سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, انہوں نے ہی ریلیف لے کے دیے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں. وہ پولیٹیکلی یا ادھر ادھر کی باتیں آپ عدالت کے باہر تو کرتے ہیں, عدالت کے اندر آپ کو ٹو دا پوائنٹ رہنا ہوتا ہے, اور یہی عدالتیں آپ سے سننا چاہتی ہیں. جب حالات اتنے مشکل ہوں کہ عدالتوں میں بھی آپ کو جو آپ کا حق بنتا ہے, بنیادی حقوق وہ نہ دیے جا رہے ہوں, تو اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے, آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اس وقت تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں نا, بار بار کبھی ایک درخواست ایک جگہ دائر کر دی, کبھی دوسری جگہ دائر کر دی, وہاں سے واپس لے لی, یہ کر دی, یہ لکھا نہیں. اب اگر عمران خان کی توشہ خانہ جو نیلی کا کیس تھا
उसमें जब इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन दी जा रही थी और उसमें सिर्फ सज़ा को सस्पेंड करने की जगह प्रेयर में लिख देते फैसला सस्पेंड कर दें तो ये मामला ही न बनता। उस वक्त लिखा नहीं, बाद में अदालत को एक दरख्वास्त दी गई कि जी रिव्यू करें अपने फैसले पे, उन्होंने कहा जी हम रिव्यू कर नहीं सकते और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया पड़ा है। तो ये जो बार बार गलतियाँ, जिसके ऊपर जवाद हसन साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आपको एक रिसर्च विंग बनाना चाहिए जो आपको कम अज़ कम ये तो बताए कौन सी दरख्वास्त कहाँ दायर करनी है। ये एक बदकिस्मती है। बहरहाल हामिद खान साहब तशरीफ़ लाए, हामिद खान साहब रोस्टम पर आ गए तो उन्होंने कहा जी कि कल 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने जो मेन केस है बल्ले के निशान का वो समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप आज ही सुन लें और आज इसके ऊपर कोई फ़ैसला आ जाए, चूँकि कल तो मेन केस लगा है। तो काजी फजीसा साहब ने कहा कि आज बहुत अहम केसेस हैं, एक 9 रुकनी बेंच है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का, वो बहुत अहम है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी कुछ स्पेशल बेंच भी हैं तो इस वजह से आज तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कल के लिए लगवाना चाहते हैं या मैं फिर इसको अगली कोई डेट दे दूं? तो फिर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कल तो पेशावर हाई कोर्ट होना था और ये बहुत बेहतर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के लिए केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवाया। उसकी वजह यह है कि कल पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीद है कि डिवीजन बेंच अगर बैठता है, फ्रीकैन को काफ़ी हद तक सुना हुआ है, तो वो कल इस पर फैसला कर दें और कल ही मेन केस को मुकम्मल डिसाइड करके फैसला कर दें। ये भी पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि अगर कल वो कोई फ़ैसला नहीं देते तो फिर परसों सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी, तो ये भी एक अहम हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्ले के निशान के हवाले से अगर कल सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना था कि आपका आज मेन केस लगा है पेशावर हाई कोर्ट में, पहले पेशावर हाई कोर्ट से करवा लें, तो फिर वो मामला फिर उन्होंने वापस भिजवा देना था। इस वजह से हामिद खान साहब ने कहा कि केस को परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, तो हम कल पेशावर हाई कोर्ट में पेश हो लेते हैं। अगर हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया तो हम परसों दरख्वास्त वापस ले लेंगे, न मिला तो जनाब के पास तो है ही है रेमेडी, हम आपके सामने आर्गू करेंगे। तो बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। साथ ही जो जस्टिस नुसरत हिलाली साहबा हैं उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस नुसरत हिलाली साहबा और पूरी जो बहस थी उसमें नुसरत हिलाली साहबा बोली और उनके साथ जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। नुसरत हिलाली साहबा ने आखिर में ये बात की कि इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उसका किरदार तो न्यूट्रल होता है, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है। हमने भी टीवी पे देखा है, ये जो उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गया, ये कौन सा तरीका है, ये किस कानून के तहत हुआ? तो उस पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने काजी फजीसा के साथ बैठी जस्टिस नुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि ये कागजात नामजदगी छीने गए, हमने खुद देखे हैं, उसके बाद क्या सबूत चाहिए? जब आपकी जज साहबा कह रही हैं कि हमने देखे हैं जी कागजात नामजदगी तो छीने गए हैं, और लतीफ़ खोसा ने कहा जी ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया है और उनको धक्के दे दे के छीने गए हैं, एक ये बात। और दूसरी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये की जा रही थी कि ना हमें कोई जलसा करने की इजाज़त है, ना कोई इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है, हमारे ऊपर दफ़ा 144 है, हमारे ऊपर 3 MPO है। तो उस पर मोहम्मद अली मज़हर ने इलेक्शन कमीशन को स्पेसिफ़िकली पूछा कि क्या ये इनकी जो बात है वो किस हद तक दुरुस्त है कि इनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा और बाकी जमातों को दिया जा रहा है, उस पर भी जवाब मांगा है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है और अब बल्ले के निशान की दरख्वास्त पर भी कल समाअत होगी और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त है इस पर 15 जनवरी को समाअत होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।